हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर के अंदर क्या है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। इसके बाद अपन एक्सेलरेटरी मोशन को डिफाइन करेंगे, जो दो टाइप की होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। इसके बाद हम देखेंगे इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड प्रॉब्लम्स। तो क्या है कि हर बार क्या है कि जो भी यूनिट पढ़ते जाएंगे उस यूनिट में क्या है कि साथ साथ भी करते चलेंगे। बाद में क्या है कि लास्ट में हम करेंगे PYQ एंड चैप्टर को करेंगे एकदम क्या है कि फिनिश। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन क्या होती है। सबसे पहले आपको बात बता रहे हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। बच्चों यहां पे आपको क्या है कि एक बस दिखा रखी है। इस बस के अंदर एक ड्राइवर है, एक पैसेंजर है। ये यहां पे ड्राइवर है, ये यहां पे पैसेंजर है। और इस पैसेंजर को क्या है कि छोड़ने जो रोड पे आया है इसका फ्रेंड है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। देखो मान लिया बच्चों, ये यहां पे ए ड्राइवर है, बी यहां पे पैसेंजर है और सी यहां पे स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। ए क्या है बच्चों, यहां पे ड्राइवर है। बी क्या है बच्चों, यहां पर बी यहां पे पैसेंजर है। और सी क्या है बच्चों, यहां पे सी यहां पे स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, जो रोड पे खड़ा हुआ है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। और ये बस चल रही है बच्चों। इस चलती बस के अंदर क्या है कि हम क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस चलती बस के अंदर ये ड्राइवर की जो पोजीशन है वो क्या है कि इस पैसेंजर के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, जबकि उसी टाइम इस ड्राइवर की पोजीशन जो है इस स्टेशनरी के की ऑब्जर्व रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ड्राइवर जो है इस पैसेंजर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में है, जबकि उसी टाइम ये ड्राइवर जो है इस रोड पे खड़े हुए स्टेशनरी ऑब्जर्व रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म में दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट सेंस में न रेस्ट में होता है न मोशन में होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम में, फ्रेम का मतलब है जिसके रेस्पेक्ट मेजरमेंट किया जा रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम में रेस्ट में है तो वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फ्रेम में मोशन में हो सकता है। तो बच्चों यहां पर क्या है कि जब भी रेस्ट एंड मोशन डिफाइन करनी होगी तो हमें रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करना होगा। अगर क्वेश्चन में रेफरेंस फ्रेम डिफाइन नहीं कर रखा है, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेज ग्राउंड इज टेकन एज ए रेफरेंस फ्रेम। तो बच्चों आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में क्या है कि जो ड्राइवर है इस पैसेंजर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और यही ड्राइवर इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो आपको बात समझ में आ गई, रेस्ट एंड मोशन। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो बच्चों, जब बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पहले आपको बात बता रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जिस रूट से पार्टिकल गुजरता है उस रूट की क्या है कि जो एक्चुअल लेंथ है उसी को बोलते हैं अपन डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो, सपोज क्या है कि आप कार में बैठे हैं, तो कार के क्या है कि स्पीडोमीटर में आप रीडिंग ले लीजिए पहले, फिर क्या है कि बात की फाइनल रीडिंग ले लीजिए और रीडिंग जो लेंगे उस रीडिंग का क्या है कि जो डिफरेंस होगा फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग का, वो आपको दे देगा डिस्टेंस टेबल। तो डिस्टेंस क्या है कि हमेशा पॉजिटिव होगी। टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ डिस्टेंस टेबल जो है या तो इंक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी, कभी भी डिस्टेंस क्या नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो ये आपने डिस्टेंस के खास पैरामीटर देखे हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे डिपेंड करता है। कहां से पार्टिकल चला है और कहां पार्टिकल पहुंचा है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ
डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करना होगा हम एक साइन कन्वेंशन एडॉप्ट करेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का। जिस पॉइंट से क्या है कि पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट की है इसे मानेंगे हम ओरिजिन, और ओरिजिन के राइट साइड लेंगे हम पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड लेंगे हम नेगेटिव, ओरिजिन के अप साइड लेंगे हम पॉजिटिव, ओरिजिन के डाउन साइड लेंगे हम नेगेटिव। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का साइन कन्वेंशन होगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिमेन्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में यदि रिलेशन लिखना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड से या तो कम होगा या इक्वल होगा। कभी भी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ज्यादा नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल कब होगा? यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा, यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा और डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तभी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल आएगा। अब हम क्या है कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ये फंडा जो है ना आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एकदम क्या है कि बेटर क्लियर हो जाएगा और आपका क्या है कि दिमाग में क्या है कि कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, आपके सारे फंडे हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस की। यहां पे फिगर में एक पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जो आपको दिखा रखा है। एक पार्टिकल चल रहा है सेमी सर्कुलर पाथ पर, ए से बी जा रहा है, ये यहां पे सेंटर पॉइंट है ओ। इस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस है आर, पार्टिकल चल रहा है ए से बी पर। आप देख सकते हैं यदि पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और ए से बी जा रहा है, हमें पूछा डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सेमी सर्कुलर पाथ जो है उसकी पाथ लेंथ कितनी होती है? पाई आर। तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? ए से बी तक जाने में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी यहाँ पे पाई आर। ए से बी तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कितनी होगी? 2r। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहेंगे आप, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा 2r, क्योंकि ये भी r होगा ये भी r होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। और क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा क्या है कि मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें क्या है कि फंडे और क्लियर हो जाए। हमारी जो घड़ी होती है, घड़ी में 3 तरीके की नीडल्स होती हैं। एक होती है आवर हैंड नीडल जो एक रिवोल्यूशन करती है 12 आवर्स में, एक होती है मिनट हैंड नीडल जो एक रिवोल्यूशन करती है 1 आवर में, एक होती है सेकेंड हैंड नीडल जो एक रिवोल्यूशन करती है 1 मिनट में। ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन आता है सेकेंड हैंड नीडल के बारे में, क्योंकि इसके क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों से गलती हो जाती है। तो बात करते हैं क्वेश्चन सेकेंड हैंड नीडल का। हमारे पास एक सेकेंड हैंड नीडल है, इस नीडल की आपको लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है कि घड़ी है जिसमें सेकेंड हैंड नीडल के बारे में बात हो रही है। और नीडल की लेंथ दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और घड़ी में टाइम आपको दिया है सुबह 9 से शाम के 9:30 बज गए हैं। नीडल का जो टिप है, ये टिप मींस लास्ट पॉइंट, इस टिप के द्वारा आपको बताना है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको सबको मालूम है कि बात हो रही है सेकेंड हैंड नीडल की। सेकेंड हैंड नीडल एक रिवोल्यूशन करती है 1 मिनट में। हमारा टाइम कितना हुआ है? सुबह 9 से शाम के 9:30 बज गए। कितने घंटे हो गए बच्चों? सुबह 9 से शाम के 9:30 मतलब 12 घंटे और आधा घंटा 12.5 घंटे हो गए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट। तो 12.5 घंटे कितने हो गए बच्चों? 12 घंटे में तो कितने हो गए बच्चों? 12 × 60 मतलब 720 मिनट, और 30 मिनट 750 मिनट हो गए बच्चों, 750 मिनट्स हो गए। सेकेंड हैंड नीडल जो है एक रिवोल्यूशन करती है 1 मिनट में। तो बच्चों 750 मिनट में कितने रिवोल्यूशन होंगे? 750 रिवोल्यूशन होंगे। अगर सर्कुलर पाथ की रेडियस r हो तो क्या है कि एक पेरीमीटर कितनी होगी? 2πr। यहां पे क्या है कि लेंथ कितनी दे रखी? 4 सेंटीमीटर और टाइम कितना हुआ है? 750 मिनट। तो बच्चों 750 मिनट में कितने रिवोल्यूशन होंगे? 750 रिवोल्यूशन। तो 750 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस तो ट्रेवल कितनी होगी? 750 इंटू एक रिवोल्यूशन चलेगी 2πr, r दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर चलेगी डिस्टेंस। तो 750 इंटू 4 कितना हो गया? 3000, 3000 इंटू 2 कितना हो गया? 6000,
तो आंसर हो गया हमारा 6000 पाई सेंटीमीटर। ये तो आ गई डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इसी में क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, कंफ्यूजन की जबकि कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बात हो रही है सेकेंड नीडल की, जो 9 बजे कहां पे होगी, 12 के लोकेशन पे। 9:01 पे भी कहां होगी, इसी 12 के लोकेशन पे, क्योंकि ये नीडल जो है एक रिवोल्यूशन 1 ही मिनट में करती है। तो 9 बजे 12 के लोकेशन पर है, 9:01 पे भी 12 के लोकेशन पर ही होगी, 9:02 पे भी 12 के लोकेशन पर ही होगी, 9:03 पे भी 12 के लोकेशन पर ही होगी, तो 9:25 पे भी 12 के लोकेशन पर ही होगी, और 9:30 पे भी क्या होगी, 12 के लोकेशन पर होगी। तो सेकेंड नीडल क्या होगी, जहां से चली थी वापस वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो हमारा आंसर यहां पर डिस्प्लेसमेंट का कितना हो गया, 0। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब चलते हैं हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पहले बात करेंगे, स्पीड के बारे में, फिर बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। बच्चों जब बात करते हैं स्पीड के बारे में, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। एसआई सिस्टम में स्पीड की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड। जब अपन स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड हम 2 तरीके की स्पीड पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम एवरेज स्पीड, दूसरी पढ़ते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, या सिंपली कभी स्पीड बोला जाएगा उसको भी क्या माना जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही माना जाएगा। ये हमारे पास स्पीड 2 टाइप की है। एवरेज स्पीड को क्या है कि लिखने के नोटेशन है, या तो वी एवरेज, या इसको ऐसे लिखते हैं, वी के ऊपर ऐसा लगा देते हैं सिंबल, या इसको यू भी लगा देते हैं। ये एवरेज स्पीड के सिंबल है। जब हमें इंस्टेंट स्पीड लिखना होता है उसको सिंपली VINST लिख देते हैं, या सिंपली वी लिख देते हैं। ये हमारे पास इंस्टेंट स्पीड लिखने का तरीका है। अब बात करते हैं अपन क्या है कि एवरेज स्पीड को क्या है कि कैसे डिटरमिन करेंगे, एवरेज स्पीड हमें क्या बताएगी, इंस्टेंट स्पीड को कैसे डिटरमिन करेंगे, ये क्या चीज का सिग्निफिकेंस देती है। तो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं बच्चों एवरेज स्पीड के बारे में। जब हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हमारा जनरल फंडा है एवरेज स्पीड को डिफाइन करने का। तो एवरेज स्पीड हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये हमारा एवरेज स्पीड क्या है कि निकालने का तरीका होगा। टाइम इंटरवल तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी आपको टाइम इंटरवल जरूर डिफाइन करना होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। सपोज आप कोटा से गया कि मुंबई जा रहे हैं, अब ट्रेन क्या है कि पता लगा सूरत में रुक गई, बहुत देर खराब हो गई, तो बच्चों एवरेज स्पीड निकालनी तो आपको क्या है कि वो टाइम भी कंसिडर करना पड़ेगा जिसमें क्या है कि गाड़ी चली नहीं है। जैसे सपोज आप क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आप पेपर दे रहे हैं, अगर आपने क्या है कि कोई एक सब्जेक्ट का पेपर ही नहीं दिया तो जब एवरेज परसेंटेज आएगी उसमें उस सब्जेक्ट के मार्क्स भी जुड़ के आएंगे जिसका पेपर आपने नहीं दिया है। ओके, तो एवरेज स्पीड आपको किस बात का आइडिया देगी? एवरेज स्पीड आपको आइडिया देगी ओवरऑल फास्टनेस का। किसका आइडिया देगी? ओवरऑल, की बॉडी ओवरऑल फॉर्म में कितना किस हिसाब से चली है। एवरेज स्पीड आपको क्या बताती है? ओवरऑल फास्टनेस, ओवरऑल फास्टनेस ऑफ ए बॉडी। इस बात का आपको आइडिया देती है। अगर हम क्या है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड बताना चाहें, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे। याद रखना पूरी फिजिक्स में जब भी वर्ड एवरेज आएगा वो हमेशा कोड की स्लोप से डिफाइन होगा, और पूरी फिजिक्स में जब भी वर्ड इंस्टेंटेनियस आएगा ग्राफ के मैटर में हमेशा टेंजेंट की स्लोप से डिफाइन होगा। बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, ये हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। बच्चों डिस्टेंस और टाइम के इनफाइनाइट ग्राफ पॉसिबल हैं, उनमें से क्या है कि एक सैंपल ग्राफ आपको बता रहा हूं। ये सैंपल ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, मान लो यहां से यहां के बीच में, ये टी इनिशियल है और ये टी फाइनल है। मान लिया टी इनिशियल टाइम पे क्या है कि गाड़ी का जो माइलोमीटर है उसकी रीडिंग है आपके पास एस इनिशियल, और टी फाइनल टाइम पे गाड़ी का जो माइलोमीटर है उसकी रीडिंग है एस फाइनल।
अब गाड़ी क्या है कि किसी भी रूट से चली हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस टेबल। डिस्टेंस टेबल के हम क्या देखेंगे कि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं उस गाड़ी के क्या है कि मीटर की इनिशियल रीडिंग क्या है, जिस गाड़ी में हम बैठे हैं उस गाड़ी से जब हम उतर रहे हैं उसके मीटर की फाइनल रीडिंग कितनी है। तो यहां पे हम एवरेज स्पीड बता रहे हैं आपको किसके बीच में, टी इनिशियल से टी फाइनल के बीच में। मींस टाइम इंटरवल कौन सा चूज किया हमने, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हमने टाइम इंटरवल चूज किया है। तो बच्चों ये टी इनिशियल और टी फाइनल वाले जो 2 पॉइंट हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दो। इसे आगे पीछे बढ़ाना आपकी मर्जी है, ना बढ़ाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो थीटा लिखा है इस टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं हम, एवरेज स्पीड। इस टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं हम, एवरेज स्पीड। ये थीटा तो ये भी थीटा है, ये कितना हो गया, ये हो गया डेल्टा एस, और ये कितना हो गया यहां से यहां तक, ये हो गया डेल्टा टी। तो जब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड किसके बीच की, बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल, तो बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल हमारी एवरेज स्पीड आ रही है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ रही है, जिसको हमने लिखा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जिसको हमने लिखा टेन थीटा, जिसको हमने लिखा टेन थीटा। और टेन थीटा को क्या पढ़ेंगे, टेन थीटा को पढ़ेंगे स्लोप ऑफ कोड। कोड किसको बोलते हैं, कोई भी ग्राफ में क्या है कि कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं कोड। स्लोप ऑफ कोड ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व बिटवीन गिवन टाइम इंटरवल या टाइम लिमिट। ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का कंसेप्ट रहेगा। अब बात करेंगे हम इंस्टेंट स्पीड की। नाम से क्या पता चलता है, इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट, उसको बोलेंगे इंस्टेंट स्पीड। अब क्योंकि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस का तो क्या है कि ट्रेवल होना जरूरी ना। हम फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटी पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगी उसका मेजरमेंट होगा, वो कुछ स्पेस में क्या है कि डायमेंशन ऑक्यूपाई करेंगी। तो बच्चों दुनिया में जो भी रियल ऑब्जेक्ट होगा वो एक टाइम में एक ही जगह होगा ना। रियल ऑब्जेक्ट क्या है कि कभी भी एक टाइम में एक से ज्यादा जगह हो नहीं सकता। तो बच्चों चाहे चींटी की बात करें, चाहे हेलीकॉप्टर की बात करें, कितने भी धीरे चलने वाले ऑब्जेक्ट की बात करें, कितने भी तेज चलने वाले ऑब्जेक्ट की बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो चाहिए ना। चाहे टाइम इंटरवल नेग्लिजिबली स्मॉल क्यों ना हो, लेकिन होना जरूरी है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक ही जगह होगा। रियल ऑब्जेक्ट कभी भी क्या है कि एक टाइम में एक से ज्यादा जगह नहीं हो सकता। तो थ्योरेटिकल सेंस में तो हम क्या है कि इंस्टेंट स्पीड को निकाल ही नहीं सकते। थ्योरेटिकल सेंस में तो हम इंस्टेंट स्पीड को निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल एक जगह ही होगा। बात किसकी कर रहे हैं अपन, रियल ऑब्जेक्ट की। तो रियल ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक ही जगह होगा, तो थ्योरेटिकल सेंस में तो हम क्या नहीं निकाल सकते, इंस्टेंट स्पीड नहीं निकाल सकते। तो प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन में हमें इंस्टेंट स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम टाइम इंटरवल को करते हैं 10 to 0। क्यों करते हैं, देखो पहले हमारे पास क्या है कि एवरेज स्पीड हम निकाल रहे थे इस तरीके से, ये हमारा टाइम इंटरवल हुआ करता था। अब हमने टाइम इंटरवल को क्या है कि और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। अब क्या है कि जब डेल्टा टी क्या है कि यहां पे हो जाएगा 10 to 0, मतलब ऐसा टाइम इंटरवल जिसको क्या है कि टाइम ही कंसीडर कर सकते हैं। इतना छोटा टाइम, उस इंस्टेंट पे क्या है कि कोड किसका फॉर्म ले लेगी, टेंजेंट का फॉर्म ले लेगी। उस समय कोड किसका फॉर्म ले लेगी, टेंजेंट का फॉर्म ले लेगी। अगर ये एंगल फाई है तो यहाँ पे टेन फाई को हम डिफाइन करेंगे इंस्टेंट स्पीड। तो वी इंस्टेंटेनियस ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जो हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, जिसको लिखेंगे टेन फाई, जिसको हम लिखेंगे स्लोप, जिसको लिखेंगे स्लोप, किसकी स्लोप, टेंजेंट की स्लोप। किसकी स्लोप, टेंजेंट की स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व एट ए गिवन इंस्टेंट। ऐसे हम डिफाइन करेंगे इंस्टेंट स्पीड को, ऐसे डिफाइन करेंगे हम इंस्टेंट स्पीड को टेंजेंट की स्लोप से। अब यहां पे क्या है कि आपने इंस्टेंट स्पीड देख लिया, आपने यहां पे एवरेज स्पीड देख लिया। अब यहां पे क्या है कि कुछ ग्राफ देखते हैं जो हमारे क्या है कि माइंड में स्पीड की क्या है कि अंडरस्टैंडिंग को एकदम क्या कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर। बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की। देखिए
अगर हमारा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चले या वेरिएबल स्पीड चले, सबके क्या है कि अलग टाइप के ग्राफ बनेंगे। हम ग्राफ का क्या है कि एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिससे आपके पास स्पीड का फंडा हो जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। देखो, अगर ग्राफ में आपको ऐसा दिखा रखा है, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आपको ऐसा दे दिया, ये ग्राफ आपको क्या चीज बता रहे हैं, यहां पे टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है कि नहीं बढ़ रही है। इसका मीनिंग ये पार्टिकल रेस्ट में है, ये पार्टिकल किस में है, रेस्ट पोजीशन में। ये बता रहा है पार्टिकल इज एट रेस्ट। अगर हमारा ग्राफ ऐसा है, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि कोड और टेंजेंट दोनों की क्या है कि स्लोप तो सेम ही आएगी ना, यहां पे थीटा और फाई दोनों सेम ही आएंगे। तो यहां पे क्या है कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड क्या यहां पर सेम है। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट स्पीड मोशन बोलेंगे या यूनिफॉर्म स्पीड मोशन बोलेंगे, और यूनिफॉर्म स्पीड मोशन बोलेंगे इसको। और क्या है कि अगर स्पीड पूछी जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, टेन थीटा या टेन फाई, ये हमारे स्पीड हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्या है कि इसका कोरस्पोंडिंग ग्राफ स्पीड और टाइम का बनाया गया होता, मान लो इसको v1 बोल देंगे, तो ये v1 लिख दें, ये हमारा स्पीड और टाइम का ग्राफ है। ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। पिछले साल कंपटीशन में क्या है कि अगर नीट की बात करें तो इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे, इधर देखो, क्वेश्चन क्या है कि कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये डिस्टेंस टाइम कर्व आपको दिखा रखे हैं। मान लो यहां से अगर आप देखोगे दो पार्टिकल के ग्राफ है ए और बी के, अगर ये यहाँ पे थीटा ए है, ये यहाँ पे थीटा बी है, हमें पूछा यहाँ पे ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा। हम आराम से बता सकते हैं, ए की स्पीड क्या है, टेन थीटा है, बी की स्पीड क्या है, टेन थीटा बी। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं, वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा ए डिवाइड बाई टेन थीटा बी। ये ए और बी की स्पीड का रेशियो है, हम आराम से बता सकते हैं। ऐसे भी क्या है कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको क्या है कि हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। तो ये हमने क्या कि देख लिया। अब कुछ और हम ग्राफ देखते हैं। देखिए, अगर हमें डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया जाता है, अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिला, ये आपको क्या बता रहा है, यहां पे अगर आप देखेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो यहां पे टेंजेंट, यहां पे देखो टेंजेंट, एंगल हर बार क्या है कि बढ़ता ही जा रहा है, एंगल हर बार बढ़ता ही जा रहा है। थीटा टू क्या है यहाँ पे, थीटा वन से ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, टेन थीटा टू ज्यादा है टेन थीटा वन से, इसका मतलब v2 ज्यादा है v1 से। तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है आपको इंक्रीजिंग स्पीड। ये ग्राफ क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड। ये ग्राफ आपको बता रहा है इंक्रीजिंग स्पीड कर्व। इस ग्राफ को देखिए, अगर ग्राफ आपका डिस्टेंस और टाइम का ऐसा हो, यहां पे फिर से आप देखेंगे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो ये एंगल कम होता जा रहा है। इसका मीनिंग ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, ये ग्राफ बता रहा है आपको डिक्रीजिंग स्पीड। ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है डिक्रीजिंग स्पीड कर्व। वैसे भी आप क्या है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंक्रीजिंग स्पीड वाले क्या है कि ग्राफ के अंदर क्या होगा, ये ग्राफ क्या है कि डिस्टेंस एक की तरफ टर्न होगा, क्योंकि इसको डिस्टेंस से क्या है कि अफेक्शन हो जाएगा, जल्दी जल्दी डिस्टेंस बढ़ेगी। डिक्रीजिंग स्पीड में क्या होगा, ये ग्राफ क्या है कि डिस्टेंस से दूर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि डिस्टेंस इसका क्या है कि अफेक्शन कम होता जा रहा है। ये ग्राफ आपको बता रहा है डिक्रीजिंग स्पीड कर्व। अब आपको क्या है कि नेक्स्ट कर्व दिखा रहे हैं, देखो अगर आपको क्या है कि ग्राफ कुछ ऐसा दिखा दिया और आपसे पूछा इस ग्राफ के बारे में बताइए कि ग्राफ हमें क्या है कि क्या बता रहा है। अगर इस ग्राफ को ध्यान से आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, दो रीजन से पॉसिबल नहीं। एक तो टाइम क्या है कि यहां पे क्या है कि रिवर्स हो रहा है। याद रखना, टाइम हमेशा क्या है कि बैकवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, कभी भी क्या है कि बच्चों टाइम फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं आता है, जबकि इसमें ऐसा हो रहा है।
देखो टाइम क्या है कि बढ़ के वापस क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, घट रहा है। टाइम के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात क्या देख रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट जो होता है एक टाइम में हमेशा एक ही जगह होता है, कभी भी रियल ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक से ज्यादा जगह नहीं होगा। जबकि इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप, रियल ऑब्जेक्ट क्या है कि एक टाइम में क्या है कि एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट है, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ग्राफ क्या नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। अब आपको क्या है कि फिर से क्या है कि स्पीड से रिलेटेड क्या है कि कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, जिनपे से क्या है कि हमारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में। क्वेश्चन क्या है कि 1 बाय 1 अपन आराम से सोल्व कर सकेंगे अगर हमारे क्या है कि सारे फंडामेंटल एकदम क्लियर हैं। तो हम कोई भी क्वेश्चन क्या है कि ऐसा नहीं होगा जिसमें हमें कोई डिफिकल्टी होगी। इन लेक्चर को सुनने के बाद क्या है कि कोई भी कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से क्या है कि क्वालिफाई कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो देखो नेक्स्ट बात बता रहे हैं, अगर आपको क्या है कि किसी भी जगह ये हमारा क्या है कि v क्या बताया था, ds/dt, तो ds क्या हो गया हमारे पास v/dt। तो किसी भी जगह अगर आपको क्या है कि स्पीड और टाइम का कोई ग्राफ दिया हो, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको स्पीड और टाइम का कोई ग्राफ दिया होगा, कोई भी टाइप का ग्राफ हो, तो आपको क्या है कि जिस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस निकालनी है उस टाइम इंटरवल में क्या है कि एरिया निकाल दीजिए। ये आपको क्या दे देगा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे टाइम एक्सिस से बाउंड, ये आपको दे देगा डिस्टेंस टेबल। ये आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस टेबल दे देगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बात बोल सकते हैं, एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व, एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व बाउंडेड बाय टाइम एक्सिस गिव्स अस डिस्टेंस टेबल। जो भी न्यूमेरिकल आए उसमें क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस से बाउंड आप एरिया निकाल दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस टेबल। आपको लिमिट डिफाइन करनी होगी कहां से कहां आपको निकालना है, वहां से वहां के टाइम इंटरवल में आपको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस टेबल। एक क्वेश्चन देखिए, मान लो क्या है कि क्वेश्चन आपको ऐसा दिया, ये स्पीड है जो आपको दे रखी है मीटर/सेकंड में, ये टाइम है ये आपको दे रखा है सेकंड में। मान लो क्या है कि एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, याद रखना स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। स्पीड क्या है कि डिक्रीज तो हो सकती है लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, और डिस्टेंस तो कभी डिक्रीज ही नहीं होगी। ओके, डिस्टेंस ना तो नेगेटिव होती है ना डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। मान लो ये आपको दे रखा है 4, ये दे रखा है 0, 4 और ये दे रखा है मान लो 10। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 10 सेकंड में इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है और 10 सेकंड में पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी रही है, ये हमें पूछा है। तो देखिए हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल दीजिए। कभी कभी अलग से भी पूछ सकता है कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है और 4 से 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, कहां पे एवरेज स्पीड ज्यादा थी, कौन से इंटरवल में, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर 4 सेकंड की बात करेंगे, 0 से 4 सेकंड की, देखो 0 से 4 सेकंड में डिस्टेंस कितनी, इस ग्राफ का एरिया कितना है, 4 × 4। ये तो क्या है आपका क्या है कि रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 4 × 4, तो यहाँ पे डिस्टेंस टेबल हुई है 16 मीटर। 4 से 10 सेकंड की बात करेंगे, 4 से 10 सेकंड की अगर बात करेंगे तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ × 6 × 4, तो 6 × 4 कितना हो गया 24, 24/2 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे डिस्टेंस टेबल हुई 12 मीटर। आप अगर देखना चाहेंगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुई 0 से 10 सेकंड में, 0 से 10 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है 16 + 12, जो कितना हो गया 28 मीटर। तो 0 से 10 सेकंड में अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे, जिसको बोलेंगे जर्नी की एवरेज स्पीड, कितना हो जाएगा 28/10, ये आ जाएगी हमारी 2.8 मीटर/सेकंड। अगर बात करते हैं 0 से 4 सेकंड की, तो बच्चों 4 सेकंड में एवरेज स्पीड भी तो 4 ही रहेगी, क्योंकि 4 सेकंड तक तो कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। यहां से निकालेंगे तो भी वही आएगा 16/4। और 4 से 10 सेकंड की देखेंगे तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 12 मीटर चला है, 12/6, तो यहां पे एवरेज स्पीड आएगी 2 मीटर/सेकंड। तो क्या है कि अगर 0 से 4 और 4 से 10 में अगर कंपेरिजन करते हैं तो 0 से 4 सेकंड में एवरेज स्पीड की वैल्यू ज्यादा है, 4 से 10 सेकंड में एवरेज स्पीड की वैल्यू कम है, और पूरी जर्नी की ओवरऑल स्पीड कितनी है 2.8 मीटर/सेकंड। इस तरीके से हमने देखी एवरेज स्पीड। अब बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं इसके, ताकि हमारा फंडा और क्लियर हो जाए। देखिए कई बार क्या है कि क्वेश्चन स्पीड के इस तरीके के आपको मिलेंगे, जैसे कोई पार्टिकल मान लो ए से बी तक चल रहा है और बीच में क्या है कि मान लो वो रुक नहीं रहा है, और आपको स्पीड और टाइम की क्या है कि बातें दे रखी है। देखो पार्टिकल मान लो क्या है कि ए से बी तक जा रहा है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ये बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेशन हैं, कई इंटरमीडिएट स्टेशन है, पी और क्यू। मान लिया ए से पी के बीच में क्या है कि गाड़ी चल रही है v1 स्पीड से, कितना टाइम ले रही है t1। पी से क्यू के बीच में गाड़ी किससे चल रही है v2 स्पीड से, टाइम कितना ले रही है t2। इसी तरीके से आगे चल रही है।
हमें ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड निकालनी है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ए से बी के बीच में। आपको मालूम है गाड़ी बीच में रुकी नहीं है, एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। तो देखो ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे हम? यहां पे डिस्टेंस कितना चलेगा? v1 t1, यहां पे कितना चलेगा? v2 t2, और इसी तरीके से आगे। और यहां पे टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2, और ये आगे का जो भी टाइम है, ये हमारे पास एवरेज स्पीड का क्या है कि फॉर्मूला हो गया है। अगर क्या है कि कई बार क्वेश्चन में क्या है कुछ स्पेशल केस आते हैं, मान लो ये टाइम इंटरवल सेम होते हैं, सारे टाइम इंटरवल क्या होते हैं? सेम होते हैं, और एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड में क्या होता है? ये t1 तो कॉमन आ जाता, तो फिर हमारे पास क्या बचता? v1 प्लस v2 अपॉन n बचता। n क्या है यहाँ पर? n है यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल इन विच जर्नी इज कंप्लीटेड। n क्या है? n है नंबर ऑफ इंटरवल इन विच जर्नी इज बीइंग कंप्लीटेड। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है एरिथमेटिक मीन, इसे बोला जाता है एरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड। इससे क्या है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट सोल्व कर देना। कैसे? फॉर एग्जांपल एक गाड़ी आपकी क्या है कि ए से बी चल रही है, मान लीजिए आपको दे रखा है शुरू के 2 घंटे गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और बाद के 2 घंटे में गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। आपको जर्नी की एवरेज स्पीड पूछी है। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आप क्या है कि इसमें क्या है कि अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या है एरिथमेटिक मीन लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी लगाएंगे तो भी आंसर वही आएगा। देखिए, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में खास बात क्या है? टाइम इंटरवल सेम दे रखा है। जब भी क्वेश्चन में टाइम इंटरवल सेम दे रखा हो, गाड़ी कहीं रुकी नहीं हो, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? डायरेक्ट एरिथमेटिक मीन से 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अगर आप क्या है कि ये फॉर्मूला लगाते हैं तो भी आंसर आपका सेम आता है, बस ये कि आपकी कैलकुलेशन का टाइम बढ़ जाता है। कैसे? देखो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस कितनी होगी? 40 इंटू 2, यहां पे डिस्टेंस कितनी होगी? 60 इंटू 2, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम, और टाइम कितना है टोटल? 2 प्लस 2, तो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 80। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 60 इंटू 2 120, और 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। 120 प्लस 80 कितना हो गया? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? ये हो गया 50 किलोमीटर में दे रखा है तो किलोमीटर ही आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या है कि लेके चलते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, स्पीड और टाइम के साथ साथ स्पीड और डिस्टेंस दे रखी होती है, फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? उसको करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए, अगर क्वेश्चन में स्पीड डिस्टेंस दे रखी हो तो हम क्या करेंगे? तो हमारे करने का तरीका यही रहेगा, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आराम से सोल्व कर देंगे। मान लीजिए क्या है कि आपकी गाड़ी ए से बी तक जा रही है, आपकी गाड़ी ए से बी तक जा रही है, और बीच में कई इंटरमीडिएट स्टेशन है जहां पर रुकती हो। मान लिया ये पी और क्यू बीच में कई स्टेशन आते हैं, ए से बी के बीच, ए से पी के बीच में गाड़ी चल रही v1 स्पीड से और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है s1। पी से क्यू के बीच में गाड़ी चल रही है v2 स्पीड से, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है s2। गाड़ी कहीं रुक नहीं रही है, और इसी तरीके से क्या है कि चलती जा रही है स्ट्रेट लाइन पाथ पर। तो देखो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड क्या है कि ए से बी की निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, s1 अपॉन v1, s2 अपॉन v2 प्लस ऐसे। अगर क्या है कि क्वेश्चन में स्पेशल केस दिया हो और आपको क्या दिया हो कि डिस्टेंस टेबल सेम है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? ये तो कितनी हो जाएगी? अगर n बार चल रही है तो n टाइम्स हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? s1 यहां से हट जाएगा, ये ऊपर तो क्या हो गया? ns1 हो गया ना, और ये क्या हो गया? s1 बाहर निकल गया, कितना हो गया? 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस ऐसे, जिसको हम क्या लिख देंगे? n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस ऐसे डॉट डॉट। इसको बोलेंगे हार्मोनिक मीन, इसको बोलेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स। तो आप क्या है कि जब न्यूमेरिकल में डिस्टेंस टेबल सेम हो, स्पीड डिफरेंट हो, तो आप क्या है कि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा देना। कैसे? देखिए, अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि गाड़ी हमारी चल रही ए से बी तक, मान लीजिए क्या है कि शुरू की क्या है कि 100 किलोमीटर की जर्नी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से,
अगले 100 किलोमीटर की जर्नी ये हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और हमें क्या है कि जर्नी की निकालनी एवरेज स्पीड। तो आप क्या है कि दो इंटरवल में हो रही है, तो 2/1/v1 प्लस 1/v2, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 × 40 × 60 डिवाइड बाई 60 + 40। जिससे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 60 + 40 तो कितना हो जाएगा 100। 2 × 40 × 60 डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो हटा, एक जीरो से एक जीरो हटा, ये कितना हो गया 6 × 4 24, 24 × 2 48, तो आंसर हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड आई। आप क्या है कि चाहते हैं तो फुल फ्लेज फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन आंसर सेम ही आता तो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फुल फ्लेज लगाते हैं तो क्या करते, टोटल डिस्टेंस कितना चली है, एवरेज स्पीड निकालते, टोटल डिस्टेंस कितना चली 100 + 100 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना हुआ है 100/40 डिवाइड बाई यहाँ टाइम कितना होगा 100/60। आप इसे सोल्व करोगे तो यही रिजल्ट वापस आएगा। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। तो आप बच्चों आपने देखा एवरेज स्पीड की आपने किया कि डिफरेंट तरीके की क्वेश्चन देखें, उनके क्या है कि सॉल्यूशंस देखें, इस तरीके से क्या है कि हम क्या है कि स्पीड के क्या है कि कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट टर्म पे हम आपको क्या है कि लेके चलेंगे वेलोसिटी पर, जो क्या है कि दो टाइप की होगी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। फिर बाद में हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों वेलोसिटी एंड स्पीड के क्या है कि मिक्सचर वाले, जिसमें हम क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम कन्वर्ट करेंगे स्पीड टाइम कर्व में, और स्पीड टाइम कर्व को हम कन्वर्ट करेंगे डिस्टेंस टाइम में, वेलोसिटी टाइम कर्व को हम कन्वर्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम में। इस तरीके से क्या है कि हम आपस में क्या है कि इंटररिलेशन सेट करेंगे बच्चों। और अगले लेक्चर में अगला टर्न बच्चों वेलोसिटी टाइम का होगा, एक्सेलरेशन टाइम का होगा बच्चों, उसे अपन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिव मोशन पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।